एक कदम के साथ हज़ार मील का सफ़र शुरू होता है और आज ज़रा हटके में हम आपको एक ऐसे ही सफ़र और उसके पहले कदम के बारे में बताएंगे। कराची में एक स्कूल है जिसका नाम है उजाला सेंटर और ये एक बहुत स्पेशल स्कूल है क्योंकि ये स्पेशल बच्चों की तालीम और उनकी रिहेबिलिटेशन और उनको हमारे माशरे का एक हिस्सा बनाने की मिशन इस स्कूल ने ली हुई है। और इस स्कूल की कहानी जो है वो शायद उतनी ही दिलचस्प है, उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितना उस स्कूल में काम किया जा रहा है वो जितना इंटरेस्टिंग है। बहुत फ़ख्र के साथ मैं तारुफ़ करना चाह रहा हूँ इस स्कूल के बानी ज़करिया गोदल साहब का और उनके नवासे हमाद का जो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ज़करिया साहब, इससे पहले कि हम बात करें कि उजाला सेंटर में आज क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उजाला सेंटर की कहानी कहाँ से शुरू होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उजाला सेंटर की, उजाला स्कूल की कहानी शुरू होती है 1980 में, जब मेरे यहाँ एक बेटा पैदा होता है, मोहम्मद सिद्दीक, एंड ही वाज डायग्नोस्ड एज ए स्पेशल चाइल्ड। वो ज़माने में ना डॉक्टर थे, ना ऐसे काम होते थे, ना किसी को इल्म था इसके बारे में, एंड बड़ी मुश्किल हो गई थी मोहम्मद सिद्दीक को हैंडल करने की। 24 आवर का जॉब था। कराची में तारिक रोड पे एक सिंध लैब आज भी है, वहाँ पे ब्लड टेस्ट कराने ले जाते थे और वहीं पे कुछ पेरेंट्स भी आते थे, वो भी अपने बच्चों को लेके आते थे, स्पेशल बच्चों को, और वहाँ हम लोग की मुलाकात हुई। एंड देन वी सेट डाउन टुगेदर कि हम लोग क्या करें, क्योंकि कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसके पास जाए, कोई हमारे को हेल्प करने को तैयार नहीं था। तो हमने बैठ के सोचा और हमने सोचा कि एक एसोसिएशन बनाया जाए जिसका नाम आज है पेरेंट्स वॉइस एसोसिएशन। आज भी माशाल्लाह रजिस्टर्ड है और कई 100 मेंबर इसके बन चुके हैं। पेरेंट्स आते हैं, मेंबर बनते हैं, उनके बच्चे को लाते हैं और फिर चले जाते हैं, या ये बच्चे लंबी उम्र नहीं रखते, तो वो इस तरह हम ये सिलसिला चालू रखा है। और 1985 में हमने स्कूल लगाने का इरादा किया, तो हमने एक मकान किराए पे लिया और चंद ही दिनों में वो लैंडलॉर्ड ने हमको बाहर निकाल के फेंक दिया। सामान बाहर फेंक दिया कि ये पागलों का स्कूल नहीं रहने देंगे, ये पागल लोग हैं। वो ज़माने में इन लोगों को पागल बोलते थे। और ब्रिटिश का ल्यूनेटिक एक्ट भी पाकिस्तान में चल रहा था। 1894 या 1874 का एक ल्यूनेटिक एक्ट चल रहा था। हमारे साथ जब से और आज तक अल्लाह की मेहरबानी से हमारी हेल्प की है, तो एक इदारे ने की है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, हमारी फ़ौज ने हमारी बहुत मदद की। कोर कमांडर साहब ने उस ज़माने में हमको एक प्लॉट दिया और उस पर हमने एक टेलर मेड स्कूल बनाया। फंड्स नहीं थे मगर बन गया, इवेंचुअली स्कूल बन गया और हमने स्कूल स्टार्ट कर दिया। दिस वाज द फर्स्ट प्राइवेट स्कूल इन कराची, स्पेशल चिल्ड्रन का। 1-2 स्कूल थे वो ज़माने में, हम भी बोर्ड लगा के रखते थे, मेंटली रिटार्डेड। नाउ वी नो मोर कॉल देम मेंटली रिटार्डेड, दे आर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, माशाल्लाह। एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। द स्कूल स्टार्टेड ऑन अ लिमिटेड स्केल। बच्चे आते गए, हम ढूंढते रहे पेरेंट्स को, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा था, फ़ोन नहीं होते थे कुछ भी। हम फेसबुक तो दूर की बात, फेसबुक बहुत दूर की बात है। हम लोगों के घर जाते थे और पेरेंट्स को कन्विंस करते थे। पेरेंट्स तैयार नहीं होते थे बच्चों को भेजने के लिए। किसी की बच्ची थी, किसी का बच्चा था। एंड इस दौरान जनरल ज़ियाउल हक को अल्लाह भला करे इसका, कि मर्द मुजाहिद बाहर आ गया अपने बच्ची को लेके, जिसने एक कंट्री के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया कि यस देयर आर पीपल, देयर आर चिल्ड्रन लाइक देम, लाइक दीज, दे आर स्पेशल चिल्ड्रन, और इनकी टेक केयर करनी। और रियाज साहब की बहुत बड़ी मेहनत है इस पर। इन्होंने स्पेशल एजुकेशन का सेल ही खोल दिया, मिनिस्ट्री खोल दी। एंड वी केप्ट ऑन रनिंग द स्कूल। मैंने बहुत कोशिश की कि ये ल्यूनेटिक एक्ट को मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस किया जाए, लेकिन किसी तरह ये गवर्नमेंट में ये ब्यूरोक्रेसी मानने को तैयार ही नहीं थी। इंडिया के भेजे इनको। देन इवेंचुअली अगेन अ जनरल कम्स इन, अल्लाह उसको खुश रखे, उसने हमारे को बुला के सुना और इसने ऑर्डिनेंस पास करा दिया, जिसका नाम है मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस। जो तब ये फेडरल गवर्नमेंट था, फेडरल गवर्नमेंट का। अब तो सिंध गवर्नमेंट का अलग है, पंजाब का अलग है, सबका अलग है।
अब ये चलता रहा, हम मेहनत करते रहे। हमारी एक ही काविश थी कि बच्चों को हम दुनिया में बाहर निकालें, यहाँ सिखावे, बाहर निकालें। मेरे 2 बच्चे स्पेशल ओलंपिक्स में गए और इन्होंने उजाला स्कूल का गोल्ड मेडल जीता। ये 2 बच्चे फिर स्कूल में पढ़ाने लगे, जब एक एज पे सीख गए तो अब दोनों अपनी जगह कहीं और नौकरी कर रहे हैं। दे आर ऑन देयर फुट नाउ एंड वी केप्ट ऑन वर्किंग। लिमिटेड नॉलेज थी, कम्युनिकेशन था नहीं, ना इंटरनेट था, बुकें मंगाते थे बड़ी महंगी महंगी, और हम टीचर्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी। हमने लोगों को अवेयरनेस के लिए कराची यूनिवर्सिटी को वो उन्होंने स्पेशल एजुकेशन का एक अपना सेमिनार वो भी किया, कोर्स वगैरह जो भी आज भी वहाँ चल रहा है। स्पीच थेरेपिस्ट नहीं थे हमारे पास, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं थे, साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, एंड वी हैड टू वर्क हार्ड। एंड अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन विथ आवर हार्ड एफर्ट्स उजाला पेरेंट्स वॉइस वॉज एबल टू क्रिएट मैनी डजन्स ऑफ सच स्पेशलिस्ट। तो ये अर्ली इंटरवेंशन ऑर्डिनेंस बिल पास हुआ और ये अब लॉ बन गया है, और ये बिल पाकिस्तान में सिर्फ सिंध में है। मेरी आपके थ्रू काविश कहना सबको, ये सब हुकूमत, इसकी अहम बातें क्या हैं? ये जो ये अर्ली इंटरवेंशन बिल में बच्चा जब पैदा होगा तो वी हैव गॉट 48 आवर्स टू डायग्नोस। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो 48 आवर्स के अंदर हमें पता चल जाता है। वो सिंध गवर्नमेंट को बताएंगे, जो मैटरनिटी रूम है या मैटरनिटी हॉल है या जो स्कूल हॉस्पिटल है, वो सिंध गवर्नमेंट को इन्होंने 48 आवर्स में बताना है कि वी गॉट अ प्रॉब्लम चाइल्ड, एंड देन द एक्सपर्ट्स कम इन, और फ्रॉम 48 आवर्स टिल 10 days वी गॉट लॉट ऑफ टाइम, और इन बच्चों को हम टेक केयर कर सकते हैं। टेक केयर से मुराद हम इनको ठीक नहीं कर सकते, मगर हम साल्वेज कर सकते हैं कि बेस्ट क्या कर सकते हैं, और इसके बाद इन बच्चों की टेक केयर के लिए हम इनके टेस्ट होते हैं, वो हम टेस्ट करते हैं और बता देते हैं ताकि शनाख्त हो जाए कि क्या मसला क्या है, ताकि जल्दी से रिहेबिलिटेशन। अच्छा ये एक मिनट, ये 2013 में आपने कहा कि बिल पास हुआ है, क्या ये कानून बन गया है? क्या इस पे अमल दरामद हो रहा है? क्या ये मैंडेटरी है? ये 2013 में बिल पास हुआ है, इसके बाद ये 2018 के अंदर ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की मेहनत से ये कानून बन गया है। इट इज़ मैंडेटरी एंड इट इज़ टोटली मैंडेटरी ऑन इस पे अमल हो रहा है? इस पे अमल हो रहा है, एज़ फार एज़ वी नो अब अमल हो रहा है। अच्छा, अमल में भी मेरे ख्याल आपने जिक्र किया था कि चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह का आपने जिक्र किया, उनका भी तो एक थोड़ा सा इसमें एक पर्सनल इंटरेस्ट भी शायद वो बिल्कुल है, और उन्हें काफ़ी, जब हम भी एक लेवल पे शौक थे जब हमने इनको सिर्फ एक बार ही बोला कि ये लॉ ये बहुत एक ज़रूरत है, तो नेक्स्ट डे हमें वहीं बुला लिया गया, और उसके नेक्स्ट वीक एक स्पेशल कमेटी रिफॉर्म की गई जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम आई, और हम भी उस लेवल पे काफ़ी शौक थे कि जिस लेवल, क्योंकि हुकूमत 2 महीने में ख़त्म हो रही थी और फ़ौरन पूरा एक डिसेबिलिटी एक्ट बनाया जा रहा था, जो मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस था उसको चेंज करके डिसेबिलिटी एक्ट 2018 बनाया जा रहा था, और उसमें बहुत सी चीज़ें लाई जाई थी, और उसके अंदर एक स्पेशल एजेंडा डाला गया था कि जो न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग है उसको एक मैंडेटरी लॉ बनाया जाए, क्योंकि इसमें एक ये जो इसकी ख़ास बात है कि अगर हम डेफनेस और ब्लाइंडनेस के जो केसेस होते हैं, अगर हम विदिन 48 आवर्स पता लगा लें जी, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम करने की वो बढ़ जाती है। अगर 90% ब्लाइंड है तो देयर इज़ अ गुड चांस कि आप इसको 40% या 30% पे कर ले उस स्टेज पे, और नहीं तो अगर आपको जब पता भी चल जाता है तो द पेरेंट्स नो विच रोड टू टेक। जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनका एक लर्निंग कर्व होता है जो अर्ली ईयर्स में बहुत ज़्यादा होता है, आफ्टर 10-12 ईयर्स उनकी सीखने की सलाहियत बहुत कम हो जाती है। मसला यही आता है, हम स्कूल चलाते हुए पेरेंट्स को पता ही लगता है जब वो बच्चा 14-15 साल का होता है, तो नाउ इट्स टू लेट। वो स्पीच अपनी डेवलप नहीं कर सकता, उसकी जो मोटर स्किल सीखने की सलाहियत होती है वो कम हो जाती है। तो इस लॉ से आप एक जनरेशन को पूरा डायरेक्शन दे रहे हैं, और आप एक तरह से एक जनरेशन को बचा भी रहे हैं। बेशक, तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, और अब जब 2018 के बाद से काफ़ी इसकी अवेयरनेस आई है, और गवर्नमेंट इदारों में इसको स्पेशली मैंडेटरी बनाया गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी लाया जा रहा है। रिहेबिलिटेशन से आपकी क्या मुराद है? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि दिन में आप मेरे ख्याल वहाँ होते हैं और फिर उसके बाद आप अपना जो कारोबार है वो भी संभालते हैं, काफ़ी बिजी दिन आपका गुजरता होगा, एक टिपिकल डे उजाला पे कैसे गुजरता है? देखिए, होता ये है कि हमारे लिए व्हेन यू आर रनिंग द प्लेस,
मुझे 7 बजे एक नोटिफिकेशन आती है कि मेरी जो वैन्स हैं वो डिस्पैच हो गई है स्कूल से। अब क्योंकि बच्चों को पिक कर, बच्चों, क्योंकि हमारी लोकेशन डिफेंस में है, तो गाड़ियाँ जब 7 बजे निकलती है तो कुछ गाड़ियों को मलीर जाना है, किसी को शाह फैसल जाना है, किसी को लांडी जाना है, किसी और मेन लियारी जाना है। तो वहाँ से सुबह 7 बजे गाड़ियाँ शुरू निकल जाती है और बच्चों को पिक करना स्टार्ट करती है। तो टेक्स अराउंड, क्योंकि हर गाड़ी में अप्रॉक्सीमेटली 15 बच्चे आते हैं और 2-3 टीचर्स आती हैं, ठीक है। तो इट टेक्स देम 2 आवर्स टू रीच द स्कूल। अब ये जब 9 बजे स्कूल आ जाते हैं तो एक नॉर्मल स्कूल की तरह यहाँ एक असेंबली होती है। अब होता है कि बच्चे थक जाते हैं, जाहिर है। एक मसला ये भी है कि हमारे पेरेंट्स इनको इतना जल्दी उठते हैं ना तो कुछ खिलाते भी नहीं है, तो हम इनको एक हॉट ब्रेकफास्ट देते हैं, ठीक है। और उस ब्रेकफास्ट का मेन्यू बड़ा डाइवर्सिफाई होता है, यहाँ तक कि हम इनको पाई भी खिलाते हैं और बेस्ट ऑमलेट्स खिलाते हैं, पैनकेक्स, वॉफल्स, तो उससे इनको एक एनर्जी मिलती है दिन की। और फिर वहाँ से इनकी क्लास शुरू हो जाती है। जब बच्चा एडमिशन के लिए आता है, ये बहुत ज़रूरी है लोगों को जानना भी, हम उनका ABS टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं अडेप्टिव बिहेवियर स्केल। ठीक। उस टेस्ट के ज़रिए हम देखते हैं बच्चे की मेंटल एज क्या है। स्पेशल बच्चों की जब बात करते हैं तो उनकी फ़िज़िकल एज और मेंटल एज में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और राइट एज को जब आप डिफ़ाइन कर लेते हैं तो एक साइकोलॉजिस्ट की बिहेवियर रिपोर्ट बनाती है। जब आपके पास बच्चे की मेंटल एज है और एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, स्पेशल एजुकेटर हु हैज़ डन मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन वो उसका एक प्रोग्राम बनाती है। अब हर बच्चे का एक अलग प्रोग्राम होता है। जब हम एक नॉर्मल स्कूल से हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, अगर हमारी क्लास में 6 बच्चे हैं तो इन जस्ट वन रूम देयर 6 डिफरेंट क्लासेस, देयर इज नॉट जस्ट वन क्लास। स्कूल में वन सिलेबस फॉर ऑल वाला तो नहीं हो सकता। इसके अंदर इट्स मेयरली इम्पॉसिबल कि आप हर बच्चे को एक कैटेगरी में डाल दें। हर बच्चे का एक अलग लेवल होता है, हर बच्चे का प्रोग्राम अलग होता है। वहाँ से उनका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। जनरल में सबको थेरेपीज़ मिलती हैं, जैसे स्पीच थेरेपी हो गई, फिज़िकल थेरेपी हो गई, बिहेवियल थेरेपी हो गई, वो सारे बच्चों को मिल रही होती है। अब उसका प्रोग्राम डिफरेंट होता है इटसेल्फ। फिर हम अडेप्टिव बिहेवियर स्केल के थ्रू हम उनकी स्किल्स डेवलप करते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल, लैंग्वेज स्किल्स और सारी आ रही होती है। और जब हम इनको एकेडमिक्स की बात होती है, हम इनको एकेडमिक्स उतना सिखाते हैं जितनी उनकी ज़रूरत है। हम इनको इंटर नहीं करवाना, हम इनको A लेवल्स नहीं करवाना। सो हम उनको इतना ही सिखाएंगे कि वो अपनी जो जनरल डे टू डे लाइफ है उनको इतना आता हो कि अपना नाम लिख सके, अपना फ़ोन नंबर लिख सके, कोई इनको अगर कैलकुलेशन करवा रहा है तो वो उसके अपनी मैथ्स कर सके, घर का पता बता सके। काफ़ी बच्चे जब घूम जाते हैं तो उनके लफ्ज़ में जब उजाला का लफ्ज़ होता है तो उससे काफ़ी हमारे कैसे ऐसे बच्चे हैं क्योंकि वो लिख लेते उजाला, बोल लेते उजाला या अपना घर का इलाका बता देते हैं। अब जब ये आप इनको दे देते तो आप इनकी मोटर स्किल्स पे काम करते हैं जो हाथों की होती है, हमें इनको एक लेवल पे लाना होता है। सो जब मोटर स्किल्स डेवलप हो जाती है तो फिर हम उनको वोकेशनल में लेके जाते हैं जिसमें काफ़ी चीज़ें होती है, मेनली ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, टेलरिंग होती है। अब हमने कुकिंग के अंदर काफ़ी इनको लेके आ रहे हैं जिसके अंदर बहुत स्कोप आ रहा है, जिसको हमने टेस्ट रन भी किया था 2 साल पहले कराची ईट के अंदर। एंड अच्छा, कराची ईट फेस्टिवल में आपने इसका अब पाकिस्तान में पहली मरतबा कैफ़े उजाला वाज देयर जो स्पेशल बच्चों का पहला एक फूड स्टॉल था। अच्छा, नाइस। और इट वाज पहला साल बड़ा शौक था क्योंकि लोग हमें बहुत अलग नज़रों से देख रहे थे। लोग आते थे ये क्या हो रहा है, और हमारे लिए भी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, सेल्स हुई नहीं। लोग आते थे बोलते ये कैसे बनाएंगे, ये साफ़ बना रहे हैं। तो उस वक्त थोड़ा अफसोस भी हुआ। जब हम दूसरे साल गए ना, हालांकि तब भी हमारा थोड़ा मोरल लो था कि क्या होगा, बट हमने एक चेंज देखा। लोग बाकायदा अपने फ़ोन में लिख के आए थे यार कैफ़े उजाला जाना है, और लोग आके बताया यार ये तो वही स्टॉल है जो स्पेशल बच्चे चलाते हैं। एंड नॉट आउट ऑफ सिंपैथी बट आउट ऑफ दैट सपोर्ट पीपल विद दैट। और वो लोग हमसे परचेज कर रहे थे, बाकायदा हमें रिव्यूज़ देते, हमें ऑनेस्ट रिव्यूज़ भी मिले, थोड़े क्रिटिक्स भी मिले, बट वी वर हैप्पी। और ये इट वाज अ वेरी, क्योंकि ये हाई बेचारे वाले रिव्यू नहीं थे, बिल्कुल ये वाले ना। हाँ, प्रॉपर फूड क्रिटिक्स आए थे, उन्होंने हमें बताया कि आपका ये थोड़ा सौगी है, इसमें थोड़ा मिंट कम है। ऑल्दो हम इटसेल्फ हम कोई कुक्स नहीं थे, बट हमें खुशी हुई इस बात की कि वाकई पीपल आर एक्सेप्टिंग अस। और इससे हमें पता चला कि ये भी एक एरिया है बेकिंग का जहाँ हम बच्चों को पुश कर सकते हैं, और हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो इट्स अ होप। मैंने आपको ये बताना है कि मेरा ये 39 ईयर की जर्नी है उजाला के साथ। लोग अब चूँकि ये नई जनरेशन है, आगे अवेयरनेस हो गई, मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है कि हमारे, आई एम सॉरी टू से इट, कि हमारे उलेमा कराम या मौलाना साहब हैं, उन्होंने इसको टोटली बड़ी बुरी, दे नेवर कोऑपरेटेड विद अस। और ये बच्चे हैं ना सर, मैं आपको बोलूँ, ये बच्चे दे आर बॉर्न इन हेवेंस, ये बड़े स्पेशल हैं। ये इतनी जल्दी पिक कर लेते हैं, इतनी जल्दी पिक कर लेते हैं, आपकी निगाहों में ये
पढ़ लेंगे कि आप इससे प्यार की निगाह से देख रहे हैं। आप उलमा से क्या ताउन चाहते हैं जो वो नहीं कर रहे? नहीं, कभी आए नहीं ना, कभी ये लोग आए नहीं, कभी पूछा नहीं, क्योंकि मैं भी इनके आपको साथ ज़रूरत है इसकी? नहीं, बट एक नेशनल कॉज तो है ना, एक नेशनल कॉज है, इनके भी बच्चे हैं। शायद आपको उनको बेहतर होगा कि आप उन्हें अप्रोच कर लें। मैंने बहुत वक्त अप्रोच किया, बस वो मजबूरन मेरे कहने पे, क्योंकि मैं भी इनके साथ बैठता उठता हूँ। अदरवाइज इनकी बुक में हमारे ये स्पेशल एजुकेशन नहीं है, आई एम सॉरी। ना कभी इनके मदरसों में इन बच्चों को लिया है, ऑन द कॉन्ट्रेरी नहीं लेते। ये लोग स्पेशल बच्चों को तो लेते ही नहीं ना, तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज। दुनिया में सब जगह बच्चों को राइट है। दीज चिल्ड्रन हैव अ स्पेशल राइट एवरीवेयर इन पाकिस्तान। बेशक दे शुड बी ऑनर्ड, दे शुड बी लुक्ड आफ्टर, दे शुड बी टेकन केयर। इसलिए कि अल्लाह ने इनको बेमकसद नहीं बनाया है। ये बच्चे जो पैदा हुए ना, तो इनकी बुक बंद कर दी गई, इनकी बुक नहीं है, दे डोंट हैव अ बुक, इट्स नॉट, नथिंग इज रिटन फॉर देम। ये जब खड़े होंगे ना मैदान में, तो इनकी कोई उनकी बुक नहीं होगी, ये सीधे लाइन वाले हैं, सीधी लाइन। ज़िक्रिया ग़ाज़िल साहब, लावारिस बच्चों के लिए भी कोई प्रोजेक्ट आपके जहन में है? ये जो हमारे को सबसे बड़ी जो मेरे को जो बड़ी तकलीफ़ होती है कि बहुत वक्त लोग इस्लामाबाद से फ़ोन करते हैं, लाहौर से फ़ोन करते हैं, जान पहचान वाले या किसी से सुन के कि हमारे बच्चे की माँ मर गई है या बाप मर गया है, और हम क्या करें, कहाँ ले जाएं। नहीं, जो स्पेशल चाहे, क्योंकि ये बच्चों को हैंडल करना एक्सपर्ट्स का काम है। ये इसी ज़िंदगी निकली है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन एज ऑफ टुडे इफ़ आई सी अ चाइल्ड, आई कैन विदाउट देयर असेसमेंट्स एवरीथिंग, आई कैन ब्रिंग अ फिगर कि इसका क्या प्रॉब्लम है। 40 साल बहुत बड़ी वक्फा है। ये बच्चों का बहुत राइट है सर पाकिस्तान में। दे मस्ट बी टेकन केयर, दे मस्ट बी रिवॉर्डेड। ऑल आप एक शेल्टर अब बनाने की सोच रहे हैं इन बच्चों के लिए जो शायद स्पेशल चिल्ड्रन जो यतीम हो जाते हैं। जी, हमने 95 में हमको एक प्लॉट मिला था, कोर कमांडर साहब ने ही दिया था, वो ज़माने की जो थी, अल्लाह इसका भला करे। और वो प्लॉट हमारा, वो हमने इसकी पेमेंट कर दी है, नक्शे पास हो गए, फिर समथिंग वेंट रॉन्ग एंड वी हैड अ कम्युनिकेशन गैप। अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बैक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2-2.5 साल इस एमिनिटी प्लॉट्स को कर दिया था मसला हल। अब पेपर वर्क हो गया है सारा, एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट कमिंग 2 weeks or 3 weeks दे विल हैंड इट ओवर टू अस। On that thing, yes, we are going to do wonders inshallah, and he's going to tell you what wonders he's going to. Now you're showing me Ahmad. तो देखिए, एक जो केस था, मुझे जब शौक हुआ था, जब एक बार मैंने एक पेरेंट्स से पूछा था कि अगर आपको वापस एक विश मिल जाए जीनी की तरह, तो आप क्या विश करेंगे। और इट वाज अ वेरी बिग शॉक जब उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे सामने ही इंतकाल फरमा जाए। वो बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों कह रहे, तो उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों का कौन ख्याल रखेगा। तो ये आपको एक सीवियरिटी बताती है क्या नीड है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की। तो हमारा यही था कि अगर चलो हम एक हॉस्टल बना लेंगे, बच्चे क्या करेंगे। तो इसका एक वो था कि बच्चों को बिज़ी और एक इंडिपेंडेंट लाइफ करने के लिए हम ऐसी वोकेशनल स्किल्स लाएंगे, जिस तरह मैंने आपको बेकिंग का बताया कि बच्चे अगर वहाँ रह भी रहे हैं तो वहाँ अपनी एक लाइफ भी गुजारे। अगर सुबह उठे तो उनको पता होना चाहिए आज मैंने 10 केक्स बनाने हैं और 10 केक्स डिलीवर करने हैं। दे हैव अ फ्यूचर, दे हैव अ टारगेट। तो इस तरीके से हम और भी दीगर एक्टिविटीज़ ला रहे हैं, जिसमें हम गार्डनिंग करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। तो हम उसको पूरा एक लाइफ साइकिल बना के दे रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं, बट जब एक सैंपल बनता है, एक वो तो फिर लोग आगे आ जाते हैं। अच्छा, अब आखिरी सवाल, क्योंकि हम सॉरी टाइम ख़त्म हो रहा है। काम तो आपने शुरू कर दिया है, सस्टेन कैसे होता है, इसकी फंडिंग कहाँ से आती है, गवर्नमेंट से ग्रांट आती है या सब डोनेशन पे ही? देखिए, ज़्यादातर सब डोनेशन से आता है, और मेजॉरिटी जो हमारा फर्स्ट अगर आप बोले सोर्स ऑफ रेवेन्यू वो डोनेशन और ज़कात ही होता है। सेकंड में हम अब जो इवेंट्स करते हैं और अगर हम वॉलंटियर्स को ला रहे हैं तो वो बड़ा एक मिनिमल होता है, बट एक हमें उनसे भी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू आता है। जितने वॉलंटियर्स आते हैं वो हमें एक सोर्स, एक टोकन मनी देते हैं। और इससे फ़ायदा ये होता है कि जब वॉलंटियर आता है ख़ुद काम देखता है ना, तो उसका खुद एक कॉन्शियस जागता है, और वो नंबर 1 जो सोर्स है डोनेशन ज़कात, उसमें एक ऐड बैक करता है। और कंपनीज और थर्ड जो हमारे कॉर्पोरेट्स होते हैं। बट मेरा जो एक नज़रिया है और जो मैंने देखा भी है, ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सेल्फ सस्टेनिंग। आप डोनेशंस और ज़कात पे लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते। इसीलिए जो हम ये वोकेशनल ट्रेनिंग ला रहे हैं, हम इसको एक ऐसे प्रॉपर बिज़नेस बनाना चाहते हैं जो फॉर द किड्स हो।
बहुत कल को हमें किसी के आगे नहीं जाना पड़े। तो सेल्फ सस्टेनिंग इज़ द फ्यूचर इन माय ओपिनियन। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच हमाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज़करिया साहब फॉर जॉइनिंग अस। काश हमारे पास और वक्त होता, हम आपको बिठाई रखते, लेकिन अभी के लिए इतना ही। हम लेंगे एक वक्फा, और वक्फे के बाद हम आपको एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से मिलाएंगे जो भी तालीम पे काम कर रहे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद के साथ। हमारे साथ आज हमारी सेट की मेज़ पर चाय के मग्गे और पानी के गिलासों के साथ साथ आप देख रहे हैं कि कुछ खिलौने टाइप चीज़ें पड़ी हुई हैं। असल में ये सिर्फ खिलौने नहीं हैं, ये रोबोटिक लर्निंग एड्स हैं, और ये हमारे लिए आज लाए हैं हुज़ैफ़ा शेख साहब। आप एडवॉन रोबोटिक्स के को फाउंडर हैं, और ये एक ऐसी कंपनी है जो रोबोटिक्स में भी काम करती है, बल्कि जिनका दावा है कि इन जैसी रोबोटिक टॉयज़ के साथ, जिनको स्टेम टॉयज़ कहा जाता है, हम अपनी तालीम के निज़ाम को भी तब्दील कर सकते हैं। बच्चों को बहुत कम उम्र में ही टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ला सकते हैं। हुज़ैफ़ा शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। समझाएं कि इन जैसी प्रोजेक्ट्स या इन जैसी रोबोट से क्या फ़ायदा मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूँगा कि हमारे एजुकेशन जो हमारा फ्रेमवर्क है या जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर फ़्लॉ किस तरह क्या है जी। उसके अंदर अगर फ़्लॉ देखें तो सबसे बड़ा ये है कि हमारी जितनी एजुकेशन है नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मिसिंग है। अगर मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करूँ, बिल्कुल थ्योरी। इंजीनियरिंग का जो थर्ड ईयर का बच्चा होता है वो थर्ड ईयर में आके या फाइनल ईयर में आके स्टार्ट करता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना, यानी चीज़ों को हैंड्स ऑन करना और स्टार्ट करना, अपने हार्डवेयर के प्रोजेक्ट्स को बनाना। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब फाइनल ईयर के अंदर आ रहा होता है तो उसके सर पे वैसे ही पड़ा होता है टाइम। ठीक है, उसको जल्दी लगी होती है किसी तरीके से मैं चीज़ कंप्लीट कर लूँ, तो या तो वो छापा मारता है या वो दूसरा काम ये करता है कि बाहर से बनवा लेता है, या अपने जो सीनियर्स ने किया होता है उसी को आगे दे देता है, मतलब कि प्रोजेक्ट लेके छाप लिया। बिल्कुल। इसी वजह से अगर आप देख लें तो पाकिस्तान के अंदर जो हमारी लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व नहीं होती, हर चीज़ हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, हर चीज़। तो इसका अगर आप देखें हल क्या है तो वो ये है कि जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर आपने हेल्थ के लिए कोई सोल्यूशन निकालना है तो आप पैसे डाल सकते हैं, वो हेल्थ का सोल्यूशन हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर आपने कुछ रिजॉल्व करना है, उसको इन्हांस करना है, तो आप पैसे डालकर उसको रोड बना सकते हैं आप। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने एजुकेशन को बेटर करना है तो सिर्फ पैसे से काम नहीं हुआ, आपने अपने करिकुलम को रीडिफाइन करना पड़ेगा। आपने अपने करिकुलम को दोबारा से 21st सेंचुरी की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से तब्दील करना पड़ेगा। ये जो किट्स हैं यहाँ पर, ये सिर्फ हार्डवेयर नहीं है, इसके साथ एक करिकुलम डिज़ाइन किया गया जो कि हमारे बच्चों को ये स्किल्स प्रोवाइड करते हैं जो कि 21st सेंचुरी की नीड है। 21st सेंचुरी की अगर मैं टेक्निकल स्किल्स की बात करूं तो आजकल की अगर मैं बात करूं यानी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, इसके अंदर बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता होना चाहिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, कंप्यूटर विजन के बारे में पता होना चाहिए, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना आना चाहिए। इसी तरीके से मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ये चीज़ें बच्चा यूनिवर्सिटी के अंदर आकर सीखना स्टार्ट करता है। हमारे इस प्रोसेस से अगर गुजर रहा है तो बच्चा जब 8वीं क्लास से निकलेगा इन सब चीज़ों के ऊपर बच्चे का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा। तो यही हमारा एम है कि हमारा जो करिकुलम है इस तरीके से हो ताकि बच्चा ये सारी चीज़ जब 8वीं क्लास में सीख लेगा तो यानी वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। अच्छा, तो ये अभी सिर्फ आपका मतलब आइडिया है या किसी अमली शक्ल में भी सामने आया है, मतलब काम शुरू हुआ है इस पर? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 2016 से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, 3 साल हो गए हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब जाकर इस साल की अगर मैं आपको पोजीशन बताऊं तो 50+ स्कूल्स के अंदर हमने उनके करिकुलम का पार्ट बना दिया। करिकुलम का पार्ट क्या होता है, जैसे अगर हम समर स्कूल देखते हैं, समर कैंप्स होते हैं, ठीक है, इसके अलावा आफ्टर स्कूल होता है, तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर, ये आजकल इसको कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो हम ये वाला काम नहीं करते हैं। अच्छा। हम ये कहते हैं जिस तरीके से आप मैथ पढ़ाते हैं बच्चों को आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बच्चों को फिजिक्स पढ़ाते हैं, इसी तरीके से आप बच्चों को टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सिखाएं कि आपने अपनी लोकल प्रॉब्लम सॉल्व किस तरीके से करनी है और उसी के लिए बच्चों को इक्विप करें उन स्किल्स से। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 50 स्कूल्स हैं पूरे पाकिस्तान के, और ऐसे इलाकों के अंदर हाफिजाबाद जैसे इलाकों के अंदर भी जो स्कूल्स हैं वो इन चीज़ों से इक्विप्ड हैं। इसके अलावा अगर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करूं तो एपटेक पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के अंदर 50 से ज़्यादा उसकी ब्रांचेज़ हैं, उसके अंदर रोबोटिक्स के जो कोर्सेज़ हैं उसकी बैकएंड सपोर्ट एडवांस रोबोटिक्स दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा 8 मेजर यूनिवर्सिटीज़, अब लास्ट वीक हम लोग का एक MOU हुआ है
8 मेजर यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे MOUs हैं जिसके अंदर हम बच्चों को उनके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं, यानी उनको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बताते हैं किस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट बनता किस तरीके से, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग किस तरीके से होती है, किस तरीके से आप एक स्क्रैच से प्रोटोटाइप से स्टार्ट करते हो और एक प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चरिंग तक लेके जाते हो। और इसके अंदर अगर मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ, अगर सही समझ रहा हूँ, तो इसकी जो कोडिंग और जो सॉफ्टवेयर है, इसकी डिज़ाइनिंग है, वो भी आप इनके साथ साथ सिखा रहे होते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हम सिखा रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये हार्डवेयर वाला टूल है, ठीक है। जिस तरीके से अगर मैं बताऊं कि बच्चे को अगर आपने हमारे लैब्स के अंदर यूज़ होता है टूल, कंप्यूटर यूज़ होता है, ठीक है, तो उसके अंदर ये एक एड है, ठीक है। अब आपने अगर लेट्स सपोज बच्चों को पढ़ाना है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनिक्स आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यानी जब हार्डवेयर को आप कोड करना सिखा रहे हैं, तो आपने बच्चे को सॉफ्टवेयर की स्किल भी दी, ठीक है, और हार्डवेयर की अंडरस्टैंडिंग भी दी। आज तक अगर आप देखें हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो अगर वो हार्डवेयर इंजीनियर है तो ही ओनली नोज अबाउट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर नहीं जानता, सॉफ्टवेयर का नहीं पता। अगर आप सॉफ्टवेयर के अगर आप किसी उसको इंजीनियर को मैं तो पहिया बनाने वाला हूँ, मुझे एक्सेल बनाना नहीं आता, बिल्कुल ऐसा ही है ना। अगर आजकल का आप दौर देखें तो वो क्या चल रहा है, मल्टी डायमेंशनल या मल्टी फील्ड्स आप कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा हुनर होंगे, यानी अगर आप डॉक्टर को देखें तो अगर सिर्फ डॉक्टर है और उसको सिर्फ बायोलॉजी के बारे में पता, तो वो आगे एक्सेल नहीं कर सकता। उसको पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने पेशेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए। इसकी एग्जांपल मैं हर जगह देता हूँ, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं ज़रूर दूंगा। बांग्लादेश के अंदर मैं देख रहा था, एक रिपोर्ट देख रहा था, तो वहाँ पे निमोनिया का कोई केस हुआ, तो बच्चे बहुत ज़्यादा डेथ स्टार्ट हो गई। सही। उसका मेन रीज़न सिंपल सा ये था कि उन्हें फैसिलिटी नहीं थी, वेंटिलेटर पर शायद उनको रखना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे लकीली फॉर्चुनेटली एक जो मिरेकल हुआ ये हुआ कि जो डॉक्टर था वो थोड़ा टेक्निकल था, उसको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग थी। उसने देखा ये वेंटिलेटर बना हुआ किस तरीके से है, उसने वेंटिलेटर दस्ती बना लिया, यानी जो वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल थी उसने वेंटिलेटर बना लिया। और जब बच्चे आते रहते थे वो बनाता रहता था, और आगे उसको जो बच्चे सिर्फ निमोनिया की वजह से मरते थे उन्होंने ह्यूमन लाइफ सेव करना स्टार्ट किया। कितनी हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी बिल्कुल बहुत खूब। तो ये एक हो सकता है कि जो हम ह्यूमन लाइफ्स को सेव करने के लिए अपने बच्चों को अभी से तैयार करें। अच्छा, मेरे ख्याल है पिछले साल या शायद इसी साल की बात है, आपकी एक बाकायदा रोबोटिक्स कंपटीशन भी हुई थी, और वो जो बच्चे जिन्होंने इसमें शिरकत की थी वो आपके ट्रेंड ही थी या? तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आपको कि वो कैसा एक्सपीरियंस है? एडवान रोबोटिक्स का फ्लैगशिप इवेंट है, एडवान रोबोटिक्स लीग के नाम से, जो कि हर साल होता है। लास्ट टाइम NID यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, जिसके अंदर सिर्फ कराची और उसके गर्दो नवाज़ी को हमने लोकल किया था। उसके अंदर 1000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और 120 स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। यानी 120 स्कूल्स के जो टीम से 120 स्कूल से आई थी, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखें तो बच्चा 4 क्लास से मैट्रिक तक का बच्चा था। लेकिन अगर मैं विनर की बात करूं तो वो कौन से थे, 5 क्लास के बच्चे, 6 क्लास के बच्चे या 7 क्लास के बच्चे, ठीक है। क्योंकि बच्चों का जो लेवल होता है लर्निंग का, यानी उनका जो लर्निंग कर्व होता है वो ज़्यादा होता है। हाँ, जैसे अगर आप हमें बिठा दें अभी तो शायद हमारे से तो ही काम नहीं होने वाला। बिल्कुल, आपसे हो जाएगा मेरे से। इसीलिए जो हम ये कहते हैं कि बच्चों को प्रैक्टिकल लर्निंग या ये स्टेम की चीज़ें पढ़ाई जाएँ अर्ली एज में, इसलिए पढ़ाई जाएँ कि उस वक्त बच्चे का जहन साजी हो रही होती है, उसके ब्रेन की ग्रोथ हो रही होती है। अगर हम उस वक्त ये बच्चों को चीज़ें पढ़ा दें, तो अगर लेट सपोज 8वीं क्लास के अंदर बच्चे ने सारी चीज़ें सीख ली, अब उसके पास यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के लिए 4 से 5 साल का टाइम होता है। उसके अंदर वो अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकता है और अपने ओन के ऊपर अर्निंग भी स्टार्ट कर सकता है, जैसे हम फ्रीलांसिंग करते हैं, ठीक है। तो एक ये वाला फैक्टर भी है। अच्छा, इसका फैक्टर इस तरीके से अगर हम इस चीज़ को देखें कि हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग करी, अगर हम देखें अपने नॉर्मल स्कूल्स के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट होता है जी, ठीक है, जो ड्रॉप आउट रेट ये होता है कि बच्चे को प्राइमरी के अंदर जो खाकोरोब का भी बच्चा होगा ना, वो कोशिश करेगा यार मैं प्राइमरी तो पढ़ाऊँ बच्चे को, ठीक है। वो कोशिश करता है कि चलो सेकेंडरी तक लेके जाऊँ। जब वो 5 क्लास के अंदर होता है, एक ड्रॉप आउट रेट उस वक्त आता है, सही है। एक आता है 8 क्लास के बाद, ठीक है, ठीक है। तकरीबन जो अगर लेट सपोज 100 बच्चे अगर प्राइमरी के अंदर थे तो वो रह जाते हैं 20 या 30, ठीक है। ये ड्रॉप आउट रेट होता है हमारे पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली, अगर आप देखें नॉर्मली अंडर प्रिविलेज स्कूल्स के अंदर। उसकी मेन वजह ये होती है कि बच्चा जो है सेल्फ सफिशिएंट नहीं, सेल्फ सस्टेनेबल नहीं होता, वो कुछ खुद कमा नहीं सकता, तो वो सिर्फ उसके ऊपर लग जाता है लेबर के ऊपर। लेकिन अगर बच्चा इन चीज़ों के अंदर लग जाए, स्किलफुल हो जाए, तो वो खुद अर्निंग स्टार्ट कर सकता है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए। तो मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं कि आउट ऑफ स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए काम किया जाए, ठीक है, उनको स्कूल में वापस लेकर आ जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि रादर देन कि अब आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे जो नहीं आ रहे, उन पे मेहनत करने से बेहतर है जो स्कूल के अंदर अभी प्राइमरी के अंदर हैं, उनको स्कूल आप उनमें मेहनत करें। अगर आपने उन पे मेहनत कर ली, 10 साल बाद
वही बच्चे जो आउट ऑफ जो स्कूल के अंदर हैं, जब वो स्किलफुल होंगे, जब उनके पास रिसोर्सेज होंगी, तो आउट ऑफ स्कूल बच्चों को वो स्कूल में लेकर आ सकता है। आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं और बिल्कुल सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन काम इनमें काफ़ी गया होगा, ये आप कहाँ बना रहे हैं? अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपने सही कहा, पाकिस्तान के अंदर ये मेंटालिटी है कि मेड इन पाकिस्तान वाली चीज़ नहीं लेनी, हमने सिर्फ इम्पोर्टेड का टैग होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ मेड इन पाकिस्तान। ये जितनी आप चीज़ें देख रहे हैं, इसके अंदर जो सेंसर तक जो है वो हमने खुद बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जितनी आप चीज़ें देख रहे हैं, एवरीथिंग इज़ मेड इन पाकिस्तान। अच्छा, एक और चीज़ के अंदर फैक्टर ये सबसे ज़बरदस्त है, जो हम लोग का स्टार्टिंग के अंदर बड़ी कोशिश थी, क्योंकि हमारी अगर ग्रोथ देखें, यानी मेरी और मेरे को फाउंडर की, हम दोनों भाई हैं जी, हम जो यहाँ तक पहुँचे उसके अंदर जो मेजर रोल प्ले करा है वो हमारी अम्मी और बहन ने करा है माशाअल्लाह, यानी जो घर की ख़वातीन थी जी। तो हमें ये लगता है कि ख़वातीन के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल होता है नेशन को बिल्ड करने का। बिल्कुल। तो हमने ये कोशिश करने की हमेशा से, जब से हमने स्टार्ट करा, जब से हम प्रोफेशनल लाइफ के अंदर किस तरीके से हम अपनी ख़वातीन को एम्पावर कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये करा कि जितना हमारा असेंबली आप देख रहे हैं, जितनी ये चीज़ें देख रहे हैं, असेंबली पूरी की पूरी 100% हमारा प्लांट वुमेन है, वुमेन स्टाफ, और एवरीथिंग इज़ वुमेन। क्या बात है। और वो है कहाँ पर? सरजानी जैसे इलाके में, सरजानी जैसे इलाके के अंदर, जहाँ पे वुमेन इसलिए इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं होती, और वो वाइट कॉलर होने की वजह से किसी के घर की मासी नहीं बन सकती। सही है, मतलब तो हमने उनको ट्रेन किया, हमने तकरीबन 30 वुमेन ली थी, 30 या 40 के करीब हमने वुमेन ली, उनको ट्रेन किया, उसके अंदर हमने कुछ को सिलेक्ट करा, और सिलेक्ट करके हमने अब पूरा का पूरा असेंबली प्लान उनके पास है। तो उनके लिए ये कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब मैं जानना चाहूँगा कि सुजानी टाउन में आप हैं और आप सफ़ेद पोश हैं, खातून हैं, आपको एक ऑफर मिलती है कि सर आप आज से आपने रोबोट बनाना है, और उन्होंने कोई खास पढ़ा लिखा भी नहीं, मुझे भी रोबोट बनाना, मैं तो डल जाऊँगा ना। बिल्कुल। तो मतलब आपको जो पहला बैच था जो उन्होंने शुरू किया, तो वो क्या कहती थी कि यार ये क्या काम है, हमारे से होगा भी या नहीं होगा? मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, पहले बैच की जो आपने बात करी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रिटेंशन रेट है, यानी जो हमारे पास ऐसा होता है कि अगर एम्प्लॉयज़ आए और वो चले गई, ऐसा नहीं है। जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ फर्स्ट डे से यानी असेंबली प्लांट के अंदर थे, अभी तक वही ख़वातीन हैं। ठीक है, बहुत, यानी उनको इतना ज़्यादा, मतलब एक और मसला ये होता है वुमेन का कि वो अपने इलाके से बाहर नहीं जा सकती जी। ठीक है, उनके इलाके के अंदर हमने पहले एफर्ट्स पुट इन करी। खतीजा काजी मेमोरियल जो वहाँ पे एक NGO देख लें काम कर रही है, तो उनकी मदद से हमने पहले वहाँ पे वर्किंग करी, वुमेंस को सिलेक्ट करा। अब वो वुमेंस को क्योंकि एक रोज़गार मिल गया, ना सिर्फ ये कि वो अपने घर के अंदर कंट्रीब्यूट करें, बल्कि बच्चों के एजुकेशन के ऊपर भी काम करें, जो कि सिर्फ अगर मर्द कमा रहा हो तो शायद वो नहीं कर पाते। तो एक पूरी साइकिल। अच्छा, बाप को स्किल हो तो वो बच्चे को नहीं सिखा सकता, माँ को अगर स्किल आ जाए तो वो छोटे बच्चों को भी सिखाती होगी, अपने बच्चों को। ये बात सही है। तो हुज़ैफा साहब, इसको ले जाना कहाँ है आपका, मतलब आपका आखिरी गोल क्या है? क्योंकि आपकी मैं एक वेबसाइट भी देख रहा था, तो उसमें DIY यानी डू इट योरसेल्फ रोबोटिक किट्स भी होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा, अगर मैं रोबोट बनाना चाहूँ तो मैं क्या आपके पास आ सकता हूँ? मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ हमारा क्या है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चा अगर इससे चीज़ें सीख रहा है तो वो सिर्फ लिमिटेड ना हो। ठीक है, मैं एक थोड़ा सा अपने यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर मेंटालिटी जो यूज़ हो रही है उसको थोड़ा टारगेट करूँगा। पाकिस्तान के अंदर या तो एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर या समर कैंप के अंदर हम यूज़ करते हैं EV3। ठीक है, लेगो की किट आती है EV3। नॉर्मली बहुत पाकिस्तान के अंदर हर जगह जितने लीड स्कूल्स हैं उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तो वो आती है 70,000 की। हाँ, ठीक है, तो बच्चा हैंड्स ऑन यानी घर पे ले आके नहीं कर सकता उस पर काम। सही बात, सिर्फ वहाँ पे करो। अगर उसको कंपोनेंट ख़राब हो गया, और अम्मा अब्बा ने एक बार दिला भी दिया, अगर कंपोनेंट ख़राब हो गया तो ख़रीदना भी उसको एक महाल काम है। सेट। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि बच्चा, अगर आप इतने सालों से देख रहे हैं, इतने सालों से वो काम हो रहा है, अभी तक हमारे बच्चे इंडिजीनियस डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं कि लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उसके ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप उस हार्डवेयर के अंदर झाँक नहीं सकते, वो प्रोप्राइटरी है। समझ गया, आप खोल के देख, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है ना, आप उसको ऐसे नहीं देख सकते कि अंदर हुआ क्या है। ठीक है ना, आप उसके ऑन टॉप ऑफ इट बिल्ड कर सकते हैं। इसकी वो खूबसूरती है, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। हमारे पास एक बच्चा है 7 क्लास का। ठीक है, उस बच्चे ने करा ये कि सारी चीज़ें उसने जब सीख रहा था स्कूल के अंदर, या हमसे जो उसने कोर्सेज वगैरह लिया, अब अगेन क्योंकि हमने ये थॉट प्रोसेस, हमारी जो एफर्ट्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, हम थॉट प्रोसेस डेवलप करें। स्किल्स तो आई जाएंगी साथ साथ। सही है। अगर उसका दिमाग बन गया कि उसने सोचना है, चीज़ों को देखकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हमारा एक गोल अकम्प्लिश हो जाएगा। बच्चे ने करा ही है कि उसके अंदर घर में एक प्रॉब्लम होती है हमारी नॉर्मली
के ऊपर की पानी की टैंकी जब भर जाती है, एक बंदे को भागना पड़ता है। बिल्कुल, हाँ, बंद या कर तो जल्दी वो घर से। का सबसे छोटा होता है, ठीक है, या तो वो दूसरा बंदा होता है मुलाजिम, पानी ज़्यादा ज़रूर होता है और एक बंदे की वो लगती है, ठीक है। उस बच्चा वो मेरे ख्याल है घर का छोटा होगा, हाँ। तो उसको बार बार पिंच होता होगा, क्योंकि उसने सॉफ्टवेयर, उसने सेंसर को यूज़ किया हुआ था, सेंसर की इंटरफेसिंग पे काम किया हुआ था, उसको हार्डवेयर की अंडरस्टैंडिंग थी और सेंसर की प्रोग्रामिंग आती थी, ठीक है। यानी उसको ये कंपोनेंट, कोई भी डिवाइस बनाने का जो कंपोनेंट होता है उसको आते थे। तो उसने करा ये है कि उसने अपने घर का ये वाला सिस्टम फुल ऑटोमेट कर दिया। बहुत खूब। यानी अब उसको बैठे बैठे पानी भर गया है, खुद ब खुद पानी भर गया, पानी का लेवल सेंसर तक पहुंचा और वो ऑटोमेटिकली बंद हो गई। क्या बात है। हुज़ैफा साहब, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप ऐड करना चाहें, आपको टाइम मिलेगा तो ज़रूर कीजिएगा। वो ये कि हमारा एक सेकेंड ईयर का बच्चा था, उसने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जो हमारे यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के बच्चे भी बना सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको पता होगा कि 3D प्रिंटर लाना अलाउ नहीं है, अभी मुझे नहीं पता कि अलाउ है, अब शायद हो गया होगा। तो बच्चे ना, मेरे ख्याल आज से 1-2 साल पहले की बात है, 1 साल पहले की बात है, जब एडवांस रोबोटिक्स लीग हुई थी अक्टूबर के अंदर, उस बच्चे ने सिर्फ गराज के अंदर चीज़ें होती हैं जिसे हम कहते हैं कि जो आसपास घर के अंदर पड़ी हुई होती हैं, उनको यूज़ करते हुए पाकिस्तान से वो कंपोनेंट्स उठाकर उसने 3D प्रिंटर खुद बना दिया। बहुत खूब है। इंटर के बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इस बच्चे से हमने मिलना है, बाय द वे उसके साथ एक अलग शो करेंगे। हुज़ैफा साहब, यार दिल तो मेरा चाह रहा है कि आपसे मैं मज़ीद बातें करते रहूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर हमारा वक्त वैसे ही महदूद होता है और कम हो गया है।